जो लोग कोमा में हैं उनका क्या? जेरी, यदि कोई कोमा की अवस्था में बिस्तर पर बेहोश अवस्था में है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? इब्राहिम, आप जब लोगों से बात करते हैं तो वह संवाद शब्दों की अपेक्षा स्पंदन के स्तर पर ज्यादा होता है। इसी कारण यदि आपके प्रियजन आपकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो इसका ऐसा अर्थ मत निकालिए कि आपके संवाद उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप तो मृत व्यक्तियों से भी संवाद स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। इस कारण कोमा के लोगों में और आप में संवाद निश्चित रूप से स्थापित हो सकता है। वास्तव में जो लोग कोमा में जाते हैं वह एक प्रकार से विश्रांति की अवस्था में होते हैं और स्वयं को आसपास के नकारात्मक विचारों से दूर रखते हैं। यदि देखा जाए तो वह इस भौतिक दुनिया से खुद का ध्यान निकालते हैं और अपने अस्तित्व के साथ संवाद करते हैं। यह समय विश्रांति का, नई ऊर्जा प्राप्त करने का और निर्णय लेने का होता है। इस निर्णय द्वारा दो बातें निश्चित करनी होती हैं। एक, दोबारा शरीर के द्वारा भौतिक जीवन में प्रवेश करना या फिर अपने मूल स्वभाव में विलीन हो जाना। कोमा से बाहर आना नया जन्म लेने के समान होता है। ऐसे लोगों के लिए आपकी सबसे बड़ी मदद आपका स्वीकार भाव हो सकती है। उनके विषय में स्वीकार की भावना रखना और उन्हें ऐसा कहना कि आप जो निश्चित करेंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मेरा आप पर बहुत प्रेम है और आप वापस आते हैं तो मुझे निश्चित ही आनंद होगा, और यदि आप चले भी जाते हैं तब भी मैं आनंदित ही रहूँगा। जो आपके लिए योग्य है मुझे भी उसमें ही आनंद है। आप अपने लिए योग्य का निर्णय लीजिए। जेरी, शायद इसीलिए जो लोग बहुत समय तक उस अवस्था में रहते हैं वह उन्हें जो चाहिए वह करते रहते हैं। इब्राहिम, बहुत बार ऐसा ही होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से कोमा में है और उसने वापस आने का निर्णय नहीं लिया तो वो ऐसा ही होता है, जबकि उनके रिश्तेदार मात्र उन्हें इस भौतिक शरीर में वापस पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जब उन्हें एक मशीन के द्वारा जीवित रखने का प्रयास किया जाता है, परंतु ये लोग भौतिक जीवन में वापस नहीं आना चाहते हैं। जेनेटिक बीमारी। जेरी, कुछ लोगों को जेनेटिक बीमारी क्यों होती है? इब्राहिम, आप अपने जीवन में जो भी कुछ सीखते हैं वह अपने आसपास की परिस्थिति से ही सीखते हैं। उसी प्रकार आपकी कोशिकाएं भी उसी परिस्थिति से सीखती हैं। आपके अभिभावक आपके निकट होने के कारण अनजाने में उनके विचार भी आपके विचारों पर प्रभाव डालते हैं। ठीक उसी प्रकार आपकी कोशिकाएं भी विकसित होती हैं। आपका शरीर आपके विचारों का ही प्रगटीकरण होता है। यदि आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, फिर चाहे वो आनुवांशिक हो या कितनी भी प्रबल क्यों ना हो। जेरी, मतलब यदि मैंने अपनी माँ को सिरदर्द के बारे में बोलते हुए सुना और मैं भी ऐसा ही विचार करने लगा तो मुझे भी सिर दर्द होगा, तब वास्तव में ऐसा होगा क्या? इब्राहिम, आप अपनी माँ से सुने या किसी और से, जब आप उस बात को खुद से महसूस करेंगे और खुद को उस बात से एकरूप कर लेते हैं तब वह बात आपके जीवन में आने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी बात का विरोध करते हो तब आपकी स्वास्थ्य संबंधी एकरूपता बिगड़ती है और बीमारी का निर्माण होता है। सिरदर्द होने का कारण कुछ भी हो सकता है। उसमें काम की चिड़चिड़ी या सरकार पर गुस्सा आदि कारण भी हो सकते हैं। उसके लिए सिरदर्द पर ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेरी, अच्छा, यदि मेरी माँ ने कहा कि मुझे सिर दर्द है और यदि मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने ऐसा कहा कि हो सकता है कि आपको वो तकलीफ हो, लेकिन मुझे वह तकलीफ कभी नहीं होगी, तो इस विचार का मुझे फायदा होगा क्या? इब्राहिम, अपनी माँ की बीमारी के विषय में चर्चा करते समय आप अपने स्वास्थ्य के विषय में सुरक्षित रह ही नहीं सकते। आपके शब्द बीमारी के विषय के और भावना स्वास्थ्य के विषय की होगी, तो यह गणित जुड़ता ही नहीं है। आप क्या नहीं चाहिए कि चर्चा करते समय क्या चाहिए इसे हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके बदले माँ की बीमारी से ध्यान पूरी तरह से हटाकर आपको क्या चाहिए, बस इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। संचारी रोग और प्रसार माध्यम की भूमिका। जेरी, कुछ दिनों पहले मैंने टीवी पर एक खबर देखी। उसमें ऐसा बताया गया था कि बुखार के लिए मुफ्त टीका उपलब्ध है और सभी लोग उसका लाभ लें। इस खबर के परिणाम से बुखार का संचार हो सकता है क्या? इब्राहिम, हाँ, इस प्रकार की खबरों के परिणाम स्वरूप बीमारी का संचार हो सकता है। आज के समय में टीवी का हमारे समाज पर बहुत विपरीत परिणाम हो रहा है। इस दुनिया में हमें आवश्यक और अनावश्यक दोनों ही प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं, किंतु टीवी ने जिस तरीके से सभी बातें बताई हैं उसके कारण वह ज्यादा भयानक लगती हैं। वह अलग अलग आंकड़ों से और भयानक तीव्रता के माध्यम से यह एहसास कराते हैं कि आपको ये रोग होने की संभावना कितनी ज्यादा है। आजकल दवाइयाँ बहुत प्रभावी हो गई हैं, किंतु लोग भी ज्यादा बीमार होने लगे हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी घटना घटित होने के लिए विचारों की आवश्यकता होती है। टीवी पर अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं,
भयानक कहानियां चित्रित करके बताई जाती हैं और वो इतनी लंबी होती हैं कि अनजाने में ही आपके मन में उस प्रकार की भावना का निर्माण हो ही जाता है। उसके बाद आने वाला पहला विचार होता है कि यह बीमारी मुझे नहीं होनी चाहिए। यही बात पूरी हो जाती है जिस विषय के संदर्भ में विचार किया जाता है और वो घटित होता है। यदि यह सूत्र है तो बीमारी होने का या नहीं होने का विचार करना, परंतु विचार बीमारी के विषय का होने के कारण वह बीमारी को ही आमंत्रण देता है। असुखद संवेदना को शुरुआत में ही पकड़ना। बीमारी की आहट हमेशा भावनाओं के रूप में होती है। कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती, बल्कि उससे बहुत पहले से दुखद संवेदनाएं निर्मित होती हैं। यह संवेदना अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, उसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कुछ लोगों को यह सूक्ष्म संवेदना भी बहुत तकलीफदायक महसूस होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यह संवेदना आसपास की परिस्थिति के कारण निर्मित हुई है और उन्हें इस बात पर भी विश्वास होता है कि वह आसपास की परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ती जाती है। परिस्थिति हाथ से निकल जाने की भावना के कारण वह खुद को असहाय समझने लगते हैं। देखते ही देखते उस भावना का बीमारी में रूपांतरण हो जाता है। हम हमेशा बताते हैं कि बीमारी पर कार्य उसके भावना के स्वरूप में और बहुत सूक्ष्म रहते समय ही कर देना चाहिए। उसे पहचान कर सही समय पर अपने अंदर की भावना को बदलें तथा नकारात्मक भावना का सकारात्मक भावना में रूपांतरण करें। जब भावना सूक्ष्म होती है तब उसका परिवर्तन करना आसान होता है। ऐसा करने से आप सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बल्कि प्रसन्न व्यक्ति बनकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि प्रसन्नता, प्रशंसा, प्रेम और स्वास्थ्य यह समानार्थी शब्द हैं, तो द्वेष, निराशा, गुस्सा और बीमारी यह समानार्थी शब्द हैं। जोड़ों का दर्द और भूलने की बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जेरी, जोड़ों का दर्द और भूलने की बीमारी किसी भी उम्र में ठीक हो सकती है क्या? इब्राहिम, शरीर मूलतः विचारों का प्रतीक है, उसे उम्र का कोई बंधन नहीं होता। जिस प्रकार से विचारों का संतुलन रखा जा सकता है, उसी प्रकार किसी भी उम्र में शरीर का भी संतुलन बनाए रखा जा सकता है। किंतु जिस तरह कुछ बीमारियां बहुत जालिम और लंबी चलने वाली होती हैं, उसी तरह से उस बीमारी के विषय में हमारे विचार भी बहुत दृढ़ होते हैं। ऐसी बीमारियों के प्रति लोगों का इतना दृढ़ मत होता है कि यह बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती, और यदि यह विचार पक्का हो तो उस प्रकार के परिणाम शरीर में और जीवन में दिखेंगे, यह निश्चित है। यदि हमें यह परिणाम बदलना है तो सबसे पहले उस बीमारी के विषय की कहानी बदलनी चाहिए। जेरी, शराब, निकोटिन, कोकेन इस प्रकार के पदार्थ शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं क्या? इब्राहिम, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसकी अपेक्षा आप क्या विचार करते हैं और किस प्रकार का संतुलन रखते हैं, इस पर आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है। वैसे देखा जाए तो स्वयं से एक रूप होने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे पदार्थों के सेवन के प्रति सहजता से आकर्षित नहीं होता है। ऐसे पदार्थों का सेवन वास्तविकता में हमारे अस्तित्व और हमारे बीच की दूरी को दूर करने का प्रयास करता है। व्यायाम और पौष्टिक खाना। जेरी, व्यायाम और पौष्टिक आहार से हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है क्या? इब्राहिम, आपने अपने जीवन में दोनों प्रकार के लोगों को निश्चित ही देखा होगा। जिन लोगों का पौष्टिक भोजन और व्यायाम की तरफ झुकाव होता है, उन लोगों का स्वास्थ्य निश्चित ही अच्छा होता है। परंतु आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें वह हासिल नहीं होता है। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए जो जो करना आवश्यक होता है वो सब करते हैं, फिर भी असफल रह जाते हैं। यहाँ एक बात भूल जाते हैं, अर्थात कार्य की अपेक्षा उनके विचार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वे कार्य पर जोर देते हैं किंतु स्पंदन के विषय में चिंतित ही नहीं होते। यदि स्पंदन स्वास्थ्य से संबंधित नहीं हो और कार्य पर ही जोर रहा तो यह दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं और जीत हमेशा स्पंदन की होती है। इस प्रकार की परस्पर विरोधी भावनाओं से कभी कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए जिस प्रकार की कृति है उस प्रकार की भावना और स्पंदन होना आवश्यक होता है।